जी दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनील बिजला आप सबके अपने YouTube चैनल अतुल्य अकादमी पर स्वागत करता हूं। जैसा कि वादे के अनुसार टेट सुपर टेट की बैचेस के लिए मैं बहुत पहले से बैच के लिए बोल चुका था और उसको ध्यान में रखते हुए आज आप सबके बीच में पहुंच चुका हूं। निसंदेह आज जो है शिक्षा मनोविज्ञान की क्लास को लेकर के आया हूं। यानी शिक्षा मनोविज्ञान किसे कहते हैं, मनोविज्ञान क्या है, पहले ये मानव व्यवहार का था या मनोविज्ञान की आत्मा का अध्ययन करता है कि मन का अध्ययन करता है, अंततोगत्वा मानव व्यवहार का अध्ययन करा। तो ये सब बताने भी नहीं आया, क्योंकि आप सबको चाहिए क्या कि वाकई जब हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं या पेडागॉजी पढ़ रहे हैं यानी बाल मनोविज्ञान अगर पढ़ रहे हैं तो उसमें मूल चीजें हमें क्या सर समझा पाएंगे या नहीं। दरअसल होता है कि किसी भी शिक्षक के ऊपर एक कि ये इस सब्जेक्ट के स्पेशल रहे हैं। वैसे वास्तव में होना चाहिए कि सभी शिक्षक सभी सब कुछ नहीं पढ़ा सकते, और मेरा जो मानना है कि मैं साइकोलॉजी भी बेहतर की क्लास लेता आ रहा हूं, तो इस संदर्भ में एक छोटा सा प्रयास है और आप सबके बीच में यूपी टेट सुपर टेट के लिए स्पेशल क्लास साइकोलॉजी की मैं लेकर के आ रहा हूं। सारी क्लासों की डिटेल में आने के लिए आपको एक नंबर दिया जाता है। अगर आपको टेट की क्लास लेना है और जिसकी आज मैं संखनाद कर रहा हूं, आपको अगर फोन कर लेना है 791 यानी 791 72 73 का नंबर है, ये आपका कॉलिंग नंबर है। आप इस पे फोन कर लेंगे तो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। और कहां पर आपको कोर्सेज मिलेंगे? जी हां, मोबाइल ऐप है आपका। मोबाइल ऐप का नाम है अतुल्य अकादमी। क्या नाम है? अतुल्य एकेडमी। अतुल्य एकेडमी बाय डॉक्टर सुनील बिजला। डॉक्टर सुनील बिजला, यानी जिसमें मेरा नाम हो, या केवल इतना ही सर्च करेंगे आप सुनील बिजला। कहां पर? प्ले स्टोर में, है ना। जब आप वहां पर सर्च करेंगे तो निश्चित तौर पर क्या सर्च करेंगे? सुनील बिजला या तो पूरा अतुल्य अकादमी बाय डॉक्टर सुनील बिजला, तो मेरा ऐप आ जाएगा। ऐप को डाउनलोड करें, जो भी समस्याएं हो तुरंत इस पे फोन करें। डाउनलोड करने के बाद आप फोन करें। तो चलिए, आज की जो क्लास है शिक्षा मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो टेट में हम क्या पढ़ा रहे हैं आपको पूरी क्लास मिल जाएगी हिंदी व्याकरण, यानी जो टेट में पूछा जाता है हिंदी का। यहां पर 30 प्रश्न आपको मैं सिक्योर कर दूंगा, ये मेरी गारंटी है। विगत वर्षों में बच्चों ने 30 प्रश्न सही करके ना केवल मेरा मान बढ़ाया है, बल्कि अपने ज्ञान कौशल का भी परिचय दिया है। इसके साथ साथ मैं बताऊं आपको कि मैं आपको पढ़ाऊंगा संस्कृत भी। क्या पढ़ाऊंगा? संस्कृत भी पढ़ाऊंगा। इसकी डेमो क्लास आपको जल्द मिल जाएगी। इसको डेमो की आवश्यकता नहीं, आप सब परिचित हैं हिंदी में कैसे पढ़ाता हूं। संस्कृत की भी क्लास आपको मैं ही दूंगा, यानी ये 30 नंबर यहां सिक्योर होगा। और तीसरा जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, जिसे आप कहते हैं बाल मनोविज्ञान। क्या कहते हैं? बाल मनोविज्ञान की क्लास में आपके बीच में लेकर के आ रहा हूं। तो यानी कि अगर आपने 30 क्वेश्चन यहां से, मैं मानता हूं कि इसमें 30 गलत नहीं होगा, यहां 30 आप सिक्योर कर लोगे और यहां पर भी 30 आप सिक्योर कर लोगे, यानी 90 नंबर, जिसे आप पास मार्किंग कहते हैं, आप पास हो जाओगे सिर्फ और सिर्फ मेरी ही वीडियो से। किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, मेरी ही क्लास से आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने वाली। तो तीनों टॉपिक, तीनों विषय को लेकर के मैं आ रहा हूं और आप सबके बीच में इनकी भी डेमो दी जाएगी। संस्कृत का डेमो दूंगा और मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान आपके बीच में जा रहा है। तो आज का जो टॉपिक है मित्रों, उसका नाम हम रखे हैं, या इसका नाम है मानव अभिवृद्धि। क्या नाम है? मानव अभिवृद्धि एवं विकास। अब सवाल यह था कि हमें समझना होगा कि विकास और अभिवृद्धि में क्या अंतर है, क्योंकि जो मनोविज्ञान है वो किसका अध्ययन करता है? मानव के व्यवहारों का अध्ययन करता है। यानी मानव का व्यवहार जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक, चूंकि कहा जाता है जो मनुष्य होता है वो सीखने की प्रक्रिया से गुजरता है और जन्म से लेकर के अंतिम सांस तक उसके विकास में जो निरंतर परिवर्तन होता रहता है, यानी उसका विकास होता रहता है। यानी विकास और अभिवृद्धि को आज हम समझने आए हैं। अब हमें आपको देखना होगा कि वास्तव में मानव की अभिवृद्धि क्या है एवं विकास क्या है। अगर इसको आप देखें तो अंग्रेजी में कहा जाता है ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मित्रों। अगर हम इसके स्वरूप को समझना चाहें, यहां आप लिख सकते हैं, हम आइए स्वरूप समझते हैं कि वास्तव में मानव अभिवृद्धि एवं विकास का स्वरूप क्या है। तो आप कह सकते हैं क्या कि मानव
मानव व्यवहार का शरीर के किसी एक पक्ष या एक भाग, कोई मानव शरीर का जो कोई एक पक्ष हो या एक भाग में यदि परिवर्तन हो तो उसे अभिवृद्धि कहते हैं। हो तो उसे क्या कहते हैं? अभिवृद्धि कहते हैं। ध्यान से समझिएगा। यानी ये कहा कि मानव के किसी एक अंग का जब विकास हो, अध्ययन हो, विश्लेषण हो, तो उस विकास की अवस्था का अध्ययन, उस शरीर के विकास के तत्व और उसी एक भाग को तो क्या कहा जा सकता है? उसे ही अभिवृद्धि कहते हैं। यानी मानव व्यवहार का शरीर के किसी एक पक्ष पर क्या प्रभाव पड़ता है, किसी एक भाव पर कैसा परिवर्तन होता है, इसी परिवर्तन को ही वास्तव में क्या कहा जाता है? अभिवृद्धि कहते हैं। तो अभिवृद्धि क्या है? वो संपूर्ण शरीर का नहीं, संपूर्ण शरीर का जब होता है परिवर्तन या बदलाव तो उसी को विकास कहते हैं। यानी विकास संपूर्ण शरीर का होता है, लेकिन अभिवृद्धि शरीर के किसी एक अंग को कहा जा सकता है। तो चलिए यहां तक तो आप समझ गए होंगे। आप ये देखिए, यहां आगे लिख सकते हैं आपकी जबकि, यहां स्पष्ट कर दूं, जबकि संपूर्ण व्यवहार या शरीर का संपूर्ण परिवर्तन, आप कह सकते हैं संपूर्ण परिवर्तन ही विकास है। बात क्लियर हो गई होगी। क्यों? अब आपको समझ में आया होगा। जैसे कि मान लीजिए यहां पर ये एक मनुष्य है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, आप इसको समझे। ये एक मनुष्य है और इस मनुष्य के विषय में हम कुछ स्टडी करना चाहें, कुछ अध्ययन करना चाहें, तो इस मनुष्य के सबसे पहले क्या होगा? गर्भाधान होगा, गर्भाधान। और इसकी अंतिम अवस्था क्या होगी? जी हां, आप लोग जानते हैं, वृद्धावस्था। जब इसका किसी मनुष्य के शरीर का गर्भाधान से लेकर के वृद्धावस्था तक के परिवर्तनों को ध्यान में रखा जाए तो उसी को विकास कहते हैं। क्या कहते हैं? विकास। यानी विकास एक सतत प्रक्रिया है, विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो मनुष्य के गर्भ में आने से, किसी जीव के गर्भ में आने से और उसकी अंतिम सांस तक निरंतर, लगातार, अनवरत चलती है। जबकि अभिवृद्धि की बात करें तो अभिवृद्धि मनुष्य के किसी एक अंग पर आधारित होती है। जैसे मान लीजिए कि किसी के कान की, किसी के आंख की, या किसी के भी आप कह सकते हैं कि किसी भी शरीर के किसी एक अंग की जब वृद्धि होगी तो उसी एक भाग को, किसी एक अंग की हुए परिवर्तन को ही वास्तव में अभिवृद्धि कहा जाता है। मुझे आशा है कि अभिवृद्धि और विकास में आप अंतर समझ गए होंगे। अभिवृद्धि शरीर के किसी एक अंग को इंगित करती है या बताती है, जबकि विकास मनुष्य के संपूर्ण व्यक्तित्व को इंगित करता है। चलिए थोड़ा सा अब और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगर हम सामान्यतः देखें, सामान्यतः अगर हम देखें, सामान्यतः विकास का स्वरूप बड़ा या फिर व्यापक है। यानी विकास का जो स्वरूप है वो क्या है? बड़ा है या फिर व्यापक है। तो अभिवृद्धि का, आप यहां देखते रहें, तो अभिवृद्धि का तो विकास की
अभिवृद्धि का तो विकास की, या अभिवृद्धि तो का छोड़ दें, अभिवृद्धि तो विकास की एकमात्र इकाई है। यानी अभिवृद्धि तो विकास की एकमात्र क्या है, वह इकाई है। जो वास्तव में देखा जाए तो विकास जो है वो पूरा बड़ा और व्यापक है, उसी के किसी एकमात्र इकाई या भाग या अंश का ही रूप क्या है, अभिवृद्धि है। यानी विकास में अभिवृद्धि है, ना कि अभिवृद्धि में विकास है। अच्छा, इसके संदर्भ में हम देखें तो फ्रैंक महोदय को आप लोग जानते होंगे। फ्रैंक के अनुसार देखिए, बहुत ही जबरदस्त इन्होंने एक परिभाषा दी है। फ्रैंक महोदय कहते हैं कि अभिवृद्धि से तात्पर्य, क्या कहते हैं, अभिवृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से होता है। अभिवृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से है। यहां ये कर लें, अभिवृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से है। यानी कोशिकाओं में जो कोई एक परिवर्तन होता है, वृद्धि होती है, विकास होता है, उसी को हम अभिवृद्धि कहते हैं। ऐसी बात किसने कही, फ्रैंक महोदय ने की। अगर इसको हम आपको समझाना चाहें कि जैसे भाई अभिवृद्धि को आप समझाओ कि कैसे, तो जैसे अगर लंबाई की बात करें, हम लंबाई की जो वृद्धि होती है, भार की जो वृद्धि होती है, ये किसी भी व्यक्ति की लंबाई और भार की जो वृद्धि होती है वही क्या कहलाती है, अभिवृद्धि कहलाती है। लेकिन उसको विकास के अंतर्गत ही देखा जा सकता है, वो भी विकास है। लेकिन विकास जो है, अब देखिए विकास पहले दिन से लेकर के आखिरी दिन तक चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन अभिवृद्धि के बारे में थोड़ा अब आपको समझाता हूं। देखिएगा, अब ये बात आपने देखा कि लंबाई भार को जो व्यक्त करे, यह एक एक है ना, शरीर के अंग का कोई एक अंश है, भाग है। आगे देखें, जबकि यहां आप कह सकते हैं, जबकि, फिर स्पष्ट करता हूं, जबकि विकास से मतलब, प्राणी, विकास से मतलब प्राणी में होने वाले सभी परिवर्तनों से होता है, यहां शरीर की केवल लंबाई का मापन हुआ, भार का मापन हुआ या विकास हुआ तो उसको अभिवृद्धि कह दिए। लेकिन जब संपूर्ण प्राणी के जो बदलाव होते हैं, परिवर्तन होते हैं, प्राणी में होने वाले जो भी परिवर्तन होते हैं, उन्हीं परिवर्तनों को विकास कहा जाता है। नोट करके थोड़ा सा लिखेंगे और समझेंगे। थोड़ा यहां से आगे बढ़ें। एक शब्दों में कहें तो आप कह लीजिए कि अभिवृद्धि की एक सीमा होती है, यानी ये इस सीमा के बाहर नहीं जा सकता। अभिवृद्धि की एक सीमा होती है, अर्थात इसको हम अस्पष्ट शब्दों में कहें तो देखें, अर्थात मनुष्य की परिपक्वता प्राप्ति के बाद, मनुष्य की परिपक्वता प्राप्ति के बाद अभिवृद्धि रुक जाती है। यानी भार और लंबाई बढ़ने की एक समय होती है, एक सीमा होती है। उसी सीमा के बाद आपकी लंबाई नहीं बढ़ेगी। अच्छा, तो उसी की अभिवृद्धि कहते हैं। क्लियर हुआ? चलिए अब विकास देखते हैं। यहां हम अभिवृद्धि देख लिए हैं कि अभिवृद्धि एक सीमा होती है, लेकिन अब देखेंगे विकास को। विकास के विषय में देखें तो विकास
अनवरत चलने वाली, अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। कैसी चलने वाली? अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है जो विकास, जीवन, यानी जो जीवन, विकास यहां छोड़ दें, जो जीवन भर चले वह प्रक्रिया विकास है या विकास कहलाती है। कैसी? अच्छा, जैसे आप कह सकते हैं किसी भी पूरी शरीर का कोई भी विकास है ना, तो विकास क्या है? जीवन भर चलने वाली वह प्रक्रिया ही, जो जीवन भर चले वह प्रक्रिया ही विकास कहलाती है। थोड़ा सा और देखिएगा, विकास की गति, विकास की गति, अब ये कहां से कहां जाती है? सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है, यानी जो विकास होता है ना, उसकी जो प्रक्रिया है वो क्या है? नॉर्मल से यह जो है विशिष्ट की तरफ चलती है, यानी सामान्य से यह विशिष्टता को प्राप्त करती है। बात को समझिएगा मित्रों। अब ये तो हो गई विकास और अभिवृद्धि की थोड़ी मोड़ी परिभाषाएं, थोड़ी वेरी ज्ञान हम आप जो शेयर किया आपसे। अब थोड़ा बढ़ते हैं इसके आगे और देखते हैं कि विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। तो लिखेंगे हेडिंग, विकास की अवस्थाएं। विकास की अवस्थाएं, बात को समझे। विकास की अवस्थाओं के विषय में बात करते हैं। अब विकास की अवस्थाएं अगर हम देखें तो वैसे विकास की अवस्थाओं को निम्नलिखित ढंग से वर्गीकृत किया गया है, लेकिन इसको अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग ढंग से भी वर्गीकृत किया है। लेकिन जो सबसे बेहतर, सबसे मान्य और सबसे वैज्ञानिक वर्गीकृत है, क्लासिफिकेशन है विकास, डेवलपमेंट की अवस्थाओं का, जो मनुष्य के शरीर की विकास है वह किस किस अवस्था में है, उसका वर्गीकरण कैसे कैसे हुआ है, इस चीज को हम आपको दिखलाते हैं और देखते हैं कि वास्तव में क्या होता है। तो सबसे वैज्ञानिक दिखलाऊं और बताऊं आपको, तो पहली जो अवस्था है उसे क्या कहते हैं? जी हां, शैशवावस्था या शैशवावस्था, शैशवावस्था। मित्रों, इसका जो निर्धारण किया गया है वह कब से कब किया गया है? आप कह सकते हैं कि प्रारंभ से, कहां से? प्रारंभ से 3 वर्ष तक के समय को, ध्यान देंगे, 3 वर्ष तक के समय को क्या कहा गया है? जी हां, आप बेहतर समझ रहे हैं, शैशवावस्था कहा गया है। अब देखिएगा, इसमें भी अगर चाहें तो हम 2 चरण कर सकते हैं। 2 चरण का मतलब इसे 2 ढंग से हम समझ सकते हैं। एक इसी में आप कह सकते हैं भ्रूणावस्था, क्या कह सकते हैं? भ्रूणावस्था। अच्छा, इसी को आप दूसरे नाम से भी जानते हैं, या इसी को आप क्या कह सकते हैं? गर्भाधान। क्या कह सकते हैं? गर्भाधान। तो ये कहां से होता है? भ्रूणावस्था और गर्भाधान कहां से होता है? ये होता है जन्म के पहले तक के समय को। जब मां के पेट में कोई भी जीव होता है तो पहले तक की अवस्था, वो जब तक इस पृथ्वी पर ना आ जाए तब तक की अवस्था को क्या कहा जाता है? भ्रूणावस्था कहा जाता है या गर्भाधान कहा जाता है। दूसरी अवस्था को आप लोगों ने लिखा ही है, जिसे आप जानते हैं शैशवावस्था। जी हां, शैशवावस्था का समय क्या है, इसका पीरियड क्या है? तो हमने यहां बताया ही है कि आप यहां लिख सकते हैं कि जन्म से 3 वर्ष तक के समय को वास्तव में
कौन सा अवस्था बताई जाती है? शैशवा अवस्था बतलाई जाती है। ये तो पहली अवस्था होगी। अब हम देखते हैं दूसरी अवस्था कौन सी है जो सबसे वैज्ञानिक है। जी हां, हम देखेंगे बाल्यकाल या बाल्यकाल, बाल्य छोड़ दें, बाल्यकाल हम देखेंगे। कौन सा? जी हां, बाल्यकाल देखेंगे। और बाल्यकाल के विषय में क्या कहा जाता है? इसका समय कब से है? 3 वर्ष से, कोई भी जीव या बच्चा 3 वर्ष से 12 वर्ष तक की स्थिति जो होती है, 12 वर्ष तक का जो समय होता है वो बाल्यावस्था के अंतर्गत आता है। इसमें भी 2 रूप हमें दिखाई देते हैं मित्रों। एक को क्या कहा जाता है? जी हां, एक को कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था। जी हां, पूर्व बाल्यकाल एक को कहा जा सकता है, और दूसरे को कहा जाता है उत्तर बाल्यकाल। जी हां, उत्तर बाल्यकाल। ये 2 काल हमें दिखाई देते हैं बाल्यकाल में। अगर आप देखें तो पूर्व बाल्यकाल का समय जो है विद्वानों ने निर्धारित किया है कि 3 वर्ष से 6 वर्ष की अवस्था क्या कहलाती है? जी हां, ऐसी अवस्था को पूर्व बाल्यकाल कहा जाता है। और उत्तर बाल्यकाल की बात करें तो 6 से लेकर के 12 वर्ष, ध्यान देंगे, 6 से लेकर के 12 वर्ष तक की अवस्था क्या है? जी हां, ये वह अवस्था है जिसे वास्तव में उत्तर बाल्य कहा जाता है। तो बाल्यकाल के भी 2 रूप हो गए। तो यानी पहला काल किसे कहते हैं? शैशवावस्था या शैशवा काल कहते हैं। दूसरा काल किसे कहते हैं, या अवस्था किसे कहते हैं? तो बाल्यावस्था या बाल्यकाल कहते हैं। तो उसमें भी ये 2 रूप हमें दिखाई देते हैं। तो ये तो हो गए हमारे 2 अवस्थाएं या विकास की 2 अवस्था। तो चलिए तीसरी और चौथी भी देख लेते हैं। तीसरी अवस्था को कहा जाता है किशोरावस्था। जी हां, सबसे झंझावत अवस्था इसी को कहा गया है। तूफानों की अवस्था भी इसे कहा गया है। जी हां, इसका जो समय है मित्रों 12 वर्ष से 19 वर्ष, टीन एज, इसीलिए इसी को कहा गया है वर्ष, टीन एज भी इसे कहा जाता है। 12 वर्ष से 19 वर्ष तक की अवस्था को वास्तव में किशोरावस्था कहा जाता है। इसका अलग से हम लोग अध्ययन करेंगे। किशोरावस्था के विकास के संदर्भ में भी बात होगी, बाल्यावस्था के विकास से संबंधित बात होगी, शैशवावस्था से विकास से संबंधित बातें होंगी कि कैसे इसका विकास होता है, कितना इसकी लंबाई होती है, कितना इसका भार होता है, उसके क्या क्या मानक हैं। अभी जीन पियाजे का भी हम आज जीन पियाजे को भी जिक्र करते हैं, क्योंकि अवस्थाओं के संदर्भ में उनका जो अध्ययन रहा है, जो विश्लेषण रहा है, जो सिद्धांत रहा है, वो अक्सर यूपीचेट की परीक्षा में निश्चित तौर पर पूछा जाता है। अगर आपने पूरा ध्यान से मेरी वीडियो को देखेंगे तो निश्चित तौर आपसे कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि इन्हीं सारी चीजों को उन्होंने दूसरे शब्दों में पिरोने का कार्य किया है। जी हां, चौथा अवस्था जिसे आप कहते हैं प्रौढ़ावस्था। क्या कहते हैं जी? प्रौढ़ावस्था। तो देखेंगे प्रौढ़ावस्था के समय को कि कब, कहां से कहां तक माना गया है। तो 19 वर्ष से या 19 वर्ष के बाद तक, 19 वर्ष के बाद की अवस्था को प्रौढ़ावस्था कहते हैं। तो ये तो हो गई। उसके बाद जितनी भी अवस्थाएं होंगी, इसी में वृद्धावस्था भी हो जाएगी, वो अलग विषय है। तो अब जरा यहां आप समझिएगा, नोट करके लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या नोट करके लिखना है, जो जानना आपको जरूरी है। बालक का जो विकास होता है उसके विषय में थोड़ी सी बात समझिएगा कि बालक का विकास लंबवत न होकर, यानी लंबवत नहीं होता, लंबवत न होकर क्या होता है? वर्तुलाकार होता है। जी हां, वर्तुलाकार होता है ना। अब यानी सीधे सीधे नहीं होता, लंबवत नहीं होता, बल्कि वर्तुलाकार होता है। अगर हम देखें तो आप पाएंगे कि जन्म से, यानी जन्म के समय, अब कुछ बच्चों के बारे में मुख्य बात और गूढ़ बात समझें। जन्म के समय बच्चे की जो ऊंचाई होती है मित्रों, बच्चे की ऊंचाई, जन्म के समय बच्चे की ऊंचाई जो होती है वो लगभग कितनी होती है, इस बात को समझिएगा। लगभग 19 या 20 इंच होती है। कितनी होती है? लगभग 19 या फिर 20 इंच होती है, जिसमें कि उसकी लंबाई जो ऊंचाई जो होती है
बच्चे की, वो लगभग 19 से 20 इंच होती है। और अच्छा इतना नहीं, और भार लगभग 7 से 8 पाउंड होता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा पाउंड, तो आपको मैं बताऊं, 1 पाउंड लगभग 453 ग्राम का होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम 7 का गुणा करें तो लगभग हो जाता है 6 चौक 24। तो अगर इसको 6 त्रिक 18 के 8 हाथ से लगाए, 6 पंचे 30, 1 31 की, 1 हाथ से लगा 3, और 6 चौक 24, और 24 3 27, लगभग आप कह सकते हैं कि 3 किलो। कोई भी बच्चा आप देखें लगभग कहां से कहां तक हो सकता है, 2.5 किलो से 3 किलो तक भार होता है बच्चे का। ये पाउंड कितना, 7 से 8 पाउंड कोई भी बच्चा, विकसित बच्चा होता है। तो कहने का तात्पर्य, सामान्य जो बच्चे होते हैं वो 2.5 किलो से 3 किलो के बीच में होते हैं, जिन्हें नॉर्मल बेबीज कहा जाता है, सामान्य बच्चा जिसे कहा जाता है। तो जन्म के समय जो बच्चे की ऊंचाई होती है वो कितनी होती है, 19 से 20 सेंटीमीटर या ऊंचाई इंच होती है, और जो इसका भार होता है वो 2.5 किलो से 3 किलो होता है, यानी 7 से 8 पाउंड होता है। मुझे आशा है कि आप इसको बिल्कुल समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। अब थोड़ा सा ये भी जान लें कि बाल मनोविज्ञान पर काम किसने किया है। तो वास्तव में हम देखें अगर, तो बाल मनोविज्ञान नामक जो पुस्तक है, सबसे पहले किसने लिखी? नामक पुस्तक को सबसे पहले हॉरलॉक ने लिखा था। किसने लिखा था? हॉरलॉक ने लिखा था। ये स्त्री कवित्री थी या वैचारिक विचारक थी। तो बाल मनोविज्ञान नामक पुस्तक को हॉरलॉक ने लिखा था। मित्रों, यह बात विशेष ध्यान दीजिएगा। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो एक बात और यहां जान लेना जरूरी है कि संरचनावाद के या संरचनावाद स्कूल की स्थापना किसने की थी, यह प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। तो संरचनावाद स्कूल की जो स्थापना है वो किया था विलियम, किसने किया था? विलियम वुंट ने किया था। कहीं कहीं अगर आपको विल्होम वुल्ट मिले तो कोई समस्या नहीं है। तथा इनके सहयोगी थे E.V. टिचनर। जी हां, E.V. टिचनर ने मिलकर संरचनावाद स्कूल की स्थापना की। अब आपके दिमाग में एक बात आएगी कि संरचनावाद कहते किसको है। ज्यादातर विद्वान इसे बता के छोड़ देते हैं कि संरचनावाद स्कूल की स्थापना विलियम वुंट तथा E.V. टिचनर ने किया था। लेकिन अब सवाल आपके दिमाग में वो तो आना ही चाहिए ना कि संरचनावाद है क्या। जी हां, संरचनावाद को आपको हम समझाएं तो एक शब्दों में आप कह सकते हैं कि मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करके क्रमबद्ध अध्ययन करने का श्रेय संरचनावाद को जाता है। यानी संरचनावाद क्या है? जो मनोविज्ञान को और दर्शन शास्त्र अलग कर दिया। पहले मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र का एक अंग माना जाता था, तो मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र अलग करके क्रमबद्ध अध्ययन करने की जो प्रक्रिया शुरू हुई उसी को वास्तव में संरचनावाद कहा गया। यह बात बिल्कुल ध्यान से रखिएगा। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं और तथ्यों को समझते हैं कि क्या है और कैसे है। बात को समझें। अवस्थाओं के अतिरिक्त अब जरा हम समझते हैं क्या कि ब्रूनर ने कहीं कहीं देखा जाता है, ब्रूनर के अनुसार
चिंतन के 3 स्तर होते हैं। अच्छा, क्या होते हैं? 3 स्तर होते हैं। अब इन्होंने स्तर बताया कौन कौन सा है। एक बता दिया है विध्यात्मक, विधिधन आत्मक, है ना, विध्यात्मक, विध्यात्मक जिसे आप कहते हैं अनएक्टिव। दूसरा इसे कहा जाता है प्रतिमात्मक। क्या कहा जाता है? प्रतिमात्मक, यानी इसे कहते हैं आइकोलिक। क्या कहते हैं? आइकोलिक अंग्रेजी में। तीसरे को अगर हम कहें तो इसे संकेतात्मक कहते हैं, संकेतात्मक। इसे अंग्रेजी में सिंबलिक कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंबलिक कहते हैं। तो ये तीन प्रकार के चिंतन स्तर बताए थे। किसने? बोनर महोदय ने बताया था। जरा बात को समझिएगा कि पियाजे, अब इन शब्दों, इन सभी के अतिरिक्त यदि हम देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बताया था कि पियाजे के संदर्भ में हमने कहा था, आपको जरा सा बताऊंगा। तो पियाजे ने बालकों के मानसिक विकास की दृष्टि में, मानसिक विकास की दृष्टि में अनुपम योगदान दिया भैया, दिया है। यानी बालकों के मानसिक विकास का अध्ययन करने में पियाजे महोदय का बहुत ही बेहतरीन दृष्टिकोण रहा है, जिसकी तुलना शायद किसी भी विद्वान से नहीं की जा सकती। सबसे बेहतरीन इन्होंने मानसिक विकास को स्पष्ट करने का कार्य किया। अगर देखा जाए पॉइंट में बदल कर आप देखेंगे तो इन्होंने, यानी जीन पियाजे ने, इन्होंने बालकों के विकास का प्रथम स्तर संवेदनात्मक गामक काल माना है। अब सवाल यह था कि क्या यह पहला काल है? बिल्कुल सही है, इसी को पहला काल कहा है। यानी बालक के जो विकास का प्रथम स्तर है, जिसे आप शैशवावस्था कहते, उसमें भी भ्रूण अवस्था कहते, वही इन्होंने क्या कह दिया था? जी हां, जन्म के बाद यानी शैशवावस्था को इन्होंने दूसरे शब्दों में कहा। क्या कहा? संवेदनात्मक गामक काल, संवेदनात्मक गामक काल, यह बात इन्होंने कहा। इसका जो समय मिलता है मित्रों, क्या मिलता है जानते हैं? जन्म से 2 वर्ष की अवस्था को इन्होंने क्या कहा था? जन्म से 2 वर्ष की अवस्था को संवेदनात्मक गामक काल नामक नाम इन्होंने दिया था। यह तो हो गया संवेदनात्मक, जो इन्होंने पहला कहा था। अब लगे हाथ, चूंकि इनकी चर्चा कर रहे हैं तो आइए तीनों चारों इनका देख लेते हैं। तो दूसरा इन्होंने जो काल दिया था उसे कहा जाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। बात को समझें, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यह जो है ये दूसरा इनका काल विभाजन रहा है, जिसका समय 2 वर्ष से 7 वर्ष तक का समय जो है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के नाम से पियाजे ने वर्गीकृत किया है अपनी अवस्था को। मित्रों, तीसरी अवस्था को इन्होंने कहा था मूर्त संक्रियावस्था। मूर्त संक्रियावस्था या संक्रियात्मक अवस्था, आपके लिए संक्रियात्मक अवस्था। बात को समझिएगा, इसका जो समय इन्होंने रखा वो 7 से 11, कहीं कहीं 12 वर्ष मिल जाता है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और संवेदनात्मक गामक काल। संवेदनात्मक गामक काल क्या था? जी हां, वो आप देखे थे जन्म से, चौथी अवस्था जन्म से 2 वर्ष। चौथी अवस्था इन्होंने क्या कहा था? औपचारिक। क्या कहा था? औपचारिक संक्रिया
ऐसे कह सकते हैं संक्रियावस्था या संक्रियात्मक अवस्था, पूरा कर दें संक्रियात्मक अवस्था। जी हाँ, ये पूरा नाम है। कहीं कहीं संक्रिया लिख दे तो घबराना गुरुजी, आप तमक जोड़ दिए, मूर्त संक्रिया अवस्था है या औपचारिक संक्रिया अवस्था, नहीं, बिल्कुल आप घबराने नहीं। तो ये पूरा लिखेंगे, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष या 12 वर्ष। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का जो समय है वह 11 या 12 वर्ष से लेकर के 14 से 15 वर्ष तक की अवस्था को औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत रखा है। मुझे आशा है कि आपने ये विकास की जो अवस्थाएं हैं उसमें इनके जो काल विभाजन है पियाजे के, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहले को क्या कहते हैं, संवेदनात्मक गामक काल कहा जाता है। दूसरे को क्या कहते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 साल। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जी हाँ, 7 से 11 या 12 वर्ष। और औपचारिक अवस्था या संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 14 वर्ष ही लिखें, 15 रहने ही दें। तो वास्तव में 11 से नहीं, 15 ही लिखें, 14 छोड़ ही दें। तो 11 से 15 वर्ष की अवस्था, आप चूंकि भ्रमित हो जाएंगे कि 14 माने कि 15, तो 11 से 14 वर्ष की अवस्था जो होती है वह औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है। अब इसको पढ़ने के बाद आपसे इन सारी चीजों का प्रश्न पूछा जाता है। थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे, देखेंगे पियाजे का सिद्धांत। अगर हम देखें पियाजे का सिद्धांत देखें तो पियाजे का सिद्धांत यहां देखेंगे। पियाजे ने विकासात्मक परिवर्तन के 4 कारक बताए हैं। नंबर 1 देखा जाए तो आंगिक यानी शारीरिक, जिसे आप कहते हैं आंगिक प्रौढ़ता। दूसरा जो एक्सपीरियंस होता है आदमी अपने जीवन में जो कुछ भी, यह भी बताया है कि विकास में बहुत इंपॉर्टेंट होता रोल अपनाता है। और तीसरा अगर हम देखें तो इसमें पाते हैं सूचनाओं का संप्रेषण। और चौथी जो अवस्था हम पाते हैं वो क्या पाते हैं, साम्यावस्था, जिसे इक्विलिब्रिएशन भी कहा जाता है। तो साम्यावस्था, सूचनाओं का संप्रेषण, आंगिक प्रौढ़ता और अनुभव, इन चारों के योग, ये जो चारों हैं ये वास्तव में विकासात्मक परिवर्तन के 4 मुख्य रूप हमें दिखाई देते हैं। अगर नोट करके आप समझिएंगे, और हरलॉक ने क्या कहा था, हरलॉक महोदय ने क्या कहा था, इनका एक कथन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा था कि सामाजिक विकास से अभिप्राय संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करने से है। यानी सामाजिक विकास से अभिप्राय क्या होता है कि संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करना। जिस रिलेशन में आप रह रहे हैं उसमें आप परिपक्व यदि हो गए तो आपको सामाजिक विकास में परिपक्व समझा जाएगा। ये बात किसने कही थी, श्रीमती हॉरलॉक ने कहा था, यानी इन्होंने इस बात को कहा था। देखेंगे कुछ चीजों को और समझते हैं। संवेगात्मक बुद्धि पद या शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, अगर पूछ ले, सर्वप्रथम 1990 ईस्वी में डॉक्टर जॉन मेयर और डॉक्टर पीटर सेलोवे ने किया था। बात को समझेंगे। अगर हम देखें, वहां लिख दें,
नहीं दिख रहा होगा, तो चलिए यहां थोड़ा सा मिटा लेते हैं। संवेगात्मक बुद्धि पद या शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था 1990 में? डॉक्टर जॉन मेयर यानी या डॉक्टर पीटर सोलेवे ने किया था। और देखिए दूसरी चीजें क्या हैं, थोड़ा सा और एक अंतिम आज बात करते हैं, तो अंतिम तथ्य को लेकर बात करते हैं। जी हाँ, संवेगात्मक बुद्धि यानी बुद्धि लब्धि से, संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों? ये एक पुस्तक का नाम है, संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों। के रचनाकार कौन है भाई? के रचनाकार कौन है? डॉक्टर डेनियल गोलमैन। इन्होंने संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों नामक पुस्तक में लिख करके इन्होंने संवेदात्मक बुद्धि और बुद्धि लब्धि के संदर्भ में विशेष विश्लेषण किया है, और वहीं से जो बुद्धि लब्धि का सिद्धांत निकलता है उसकी पूरी तरह से व्याख्या स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। मित्रों, कैसे लगा जीन पियाजे का विकास की अवस्था और विकास की जो मुख्य अवस्थाएं हैं वो कौन कौन सी होती हैं, उनका समय क्या है, हम इन सारी चीजों पर बात कर चुके हैं। मुझे आशा है कि आपको ये बेहतर बात समझ में आई होगी। अभी कुछ और भी डेमो की क्लास या और भी कुछ चीजें मिलेंगी, लेकिन ये शंखनाद है आपकी यूपी टेट को लेकर के नई बैच की। और निश्चित तौर पर आप सब हिंदी साहित्य की टीजीटी पीजीटी का जिस तरह से स्वागत किया और सम्मान दिया, और जिस तरह से आप लोगों ने इस बात को समझा कि बेहतर जगह है और बेहतर जगह पर बेहतर शिक्षा मिल रही है, उसी आशा और विश्वास के साथ हम और भी तथ्यों को लेकर और भी चीजों को लेकर के उपस्थित हो रहे हैं। निश्चित तौर पर आप सब कैसे लगा जरूर कमेंट लिखेंगे, क्योंकि आप सबके द्वारा दी गई प्रतिक्रिया और भी आगे कार्य करने के लिए उत्साहित करती है, बल देती है, संबल प्रदान करती है। मिलते हैं अगले तथ्य के साथ, अगली वीडियो के साथ, पूरे कोर्स के साथ यूपी टेट का लेकर के आ रहा हूं। निश्चित तौर पर आप सबके लिए लाभप्रद होगा और श्रेष्ठ कार्य भी होगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक आप सबका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। जय हिंद, जय हिंदी।